वेलकम टू ब्रेन रूट्स आईएएस। आज हम पढ़ेंगे प्रहार, इंडियाज प्रोएक्टिव काउंटर टेररिज्म पैराडाइम। यूपीएससी मेंस के इंटरनल सिक्योरिटी पेपर के लिए ये एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है। तो चलिए इसे आसान भाषा में ब्रेक डाउन करते हैं, समझते हैं कि ये है क्या और इंडिया की सिक्योरिटी के लिए इसके मायने क्या हैं। यहां हम समझेंगे इंडिया की काउंटर टेररिज्म पॉलिसी में आए उस फंडामेंटल शिफ्ट को, यानी एक रिएक्टिव अप्रोच से प्रोएक्टिव अप्रोच की तरफ जाना। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक सिंपल सी एनालॉजी लेते हैं। कई सालों तक इंडिया की काउंटर टेररिज्म पॉलिसी एक फायर फाइटर की तरह थी, मतलब आग लगने के बाद हम उसे बुझाने जाते थे। यह था रिएक्टिव अप्रोच, जिसमें रिस्पॉन्स हमेशा इवेंट बेस्ड होता था। लेकिन प्रहार के साथ हम अब फायर इंस्पेक्टर बन गए हैं। हमारा काम अब आग लगने से पहले ही उन जगहों को पहचानना है जहां आग लग सकती है और उसे रोकना है। यह है प्रोएक्टिव अप्रोच, जो पूरी तरह से इंटेलिजेंस लेड प्रिवेंशन पर फोकस्ड है। ये एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है, जहां सारी एजेंसीज मिलकर काम करती हैं ताकि खतरे को बढ़ने से पहले ही खत्म किया जा सके। तो द की टेक अवे इज द फोकस हैज शिफ्टेड फ्रॉम पोस्ट अटैक मैनेजमेंट टू प्रीएम्प्टिंग द थ्रेट इटसेल्फ। अब सवाल उठता है कि इस प्रोएक्टिव शिफ्ट की जरूरत आखिर पड़ी ही क्यों। चलिए उन नए और कॉम्प्लेक्स खतरों को देखते हैं जिनकी वजह से यह बदलाव जरूरी हो गया। So why this change? The answer lies in the complex threat landscape of the 21st century. आज इंडिया जिन चैलेंजेस को फेस कर रहा है वो पहले से बिल्कुल अलग है। मोटे तौर पर ये 4 बड़े खतरे हैं: टेक्नोलॉजी एक्सप्लॉयटेशन, CBNED थ्रेट्स, लोन वुल्फ रेडिकलाइजेशन और द क्राइम टेरर नेक्सस। चलिए इन सबको एक एक करके अनपैक करते हैं। सबसे पहले टेक्नोलॉजी एक्सप्लॉयटेशन। आज के टेररिस्ट्स डार्क वेब, इनक्रिप्टेड मैसेजिंग एप्स और क्रिप्टो करेंसीज का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने ऑपरेशंस को कोऑर्डिनेट और फाइनेंस करने के लिए। ये जो डार्क वेब है, ये इंटरनेट का वो छिपा हुआ हिस्सा है जहां आइडेंटिटी पूरी तरह अनोनिमस रहती है। इस वजह से इन लोगों को ट्रैक करना बेहद मुश्किल हो जाता है। आप इसे क्रिमिनल्स के लिए एक सीक्रेट डिजिटल अंडरग्राउंड नेटवर्क की तरह समझ सकते हैं। अगला है CBRND थ्रेट्स। इसका फुल फॉर्म है केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर एंड हाई यील्ड एक्सप्लोसिव्स। हालांकि इस तरह के अटैक की प्रोबेबिलिटी यानी संभावना काफी कम है, लेकिन इसका इंपैक्ट इतना कैटास्ट्रोफिक हो सकता है कि ये एक बहुत क्रिटिकल कंसर्न बन जाता है। बस इमेजिन कीजिए कि अगर ऐसे हथियार गलत हाथों में यानी नॉन स्टेट एक्टर्स के पास चले गए तो कितनी तबाही हो सकती है। ये एक ऐसा नाइटमेयर सिनेरियो है जिसके लिए हमें हमेशा तैयार रहना होगा। तीसरी बड़ी चुनौती है लोन वुल्फ रेडिकलाइजेशन। ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां एक इंडिविजुअल अपने कमरे में बैठा ऑनलाइन कंटेंट से रेडिकलाइज हो जाता है और वो किसी टेररिस्ट ग्रुप से बिना डायरेक्ट कांटेक्ट के ही अटैक करने का फैसला कर लेता है। ये स्लीपर सेल्स का एक नया और बहुत ही खतरनाक रूप है, क्योंकि ये सब कुछ डिजिटल वर्ल्ड में होता है। इसलिए सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए इसे डिटेक्ट और प्रिवेंट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और आखिरी में है द क्राइम टेरर नेक्सस। ये आप कह सकते हैं क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस और टेररिस्ट ग्रुप्स के बीच का एक अनहोली अलायंस है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है नार्को टेररिज्म। यहां पर गोल्डन क्रेसेंट रीजन, जिसमें अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान आते हैं, वहां से होने वाली ड्रग ट्रैफिकिंग से जो पैसा आता है उसे इंडिया में मिलिटेंसी को फंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्राइम और टेरर का ये एक डेडली कॉकटेल है जिसे तोड़ना बहुत जरूरी है। चलिए अब आते हैं इस लेक्चर के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर। अब हम प्रहार के उन 7 पिलर्स को समझेंगे जो आतंकवाद के खिलाफ इंडिया की नई ढाल यानी न्यू शील्ड है। पूरा ध्यान यहां रखिएगा। प्रहार ये एक एक्रोनिम है और आपके एग्जाम के लिए ये इंडिया की काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी के 7 पिलर्स को याद रखने का एक फैंटास्टिक निमोनिक है। तो क्या है ये पिलर्स? P फॉर प्रिवेंशन, R फॉर रिस्पॉन्सेज, A फॉर एग्रीगेटिंग इंटरनल कैपेसिटीज, H फॉर ह्यूमन राइट्स, एक और A फॉर अटेन्युएटिंग कंड्यूसिव कंडीशंस, फिर A फॉर अलाइनिंग इंटरनेशनल एफर्ट्स और आखिरी R फॉर रिकवरी एंड रेजिलियंस। चलिए अब हर एक पिलर में थोड़ा डीप डाइव करते हैं। पहला पिलर है P फॉर प्रिवेंशन। इसका पूरा फोकस है इंटेलिजेंस गाइडेड प्रोएक्टिविटी पर। हम अटैक होने का इंतजार नहीं करते, हम इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके पहले ही एक्शन लेते हैं। इसके लिए 2 की मैकेनिज्म्स हैं, मल्टी एजेंसी सेंटर यानी मैक और जॉइंट टास्क फोर्स फॉर इंटेलिजेंस यानी GTFI। इन दोनों को आप इंटेलिजेंस शेयरिंग का एयर ट्रैफिक कंट्रोल समझ सकते हैं, जो ये एंश्योर करते हैं कि इंफॉर्मेशन सेंट्रल और स्टेट एजेंसीज के बीच सीमलेसली फ्लो हो। इसके साथ ही हम अपने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पावर ग्रिड्स और रेलवेज को हार्डन कर रहे हैं ताकि उन्हें टारगेट करना आसान ना हो।
दूसरा पिलर है आर फॉर रिस्पॉन्सेस। अगर प्रिवेंशन के बावजूद कोई अटैक हो जाता है तो हमारा रिस्पॉन्स स्विफ्ट यानी तेज और प्रोपोर्शनेट यानी आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। हमारे पास एक लेयर्ड सिस्टम है। लोकल पुलिस फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होते हैं और हाई इंटेंसिटी सिचुएशंस के लिए हमारे पास इलीट नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी है। और सबसे जरूरी बात, ये पॉलिसी रिटेलिएटरी ऑपरेशंस कंडक्ट करने की विलिंगनेस भी रखती है, जिससे आगे होने वाले अटैक्स को रोका जा सके। तीसरा पिलर है ए फॉर एग्रीगेटिंग इंटरनल कैपेसिटीज। इसका सीधा सा मतलब है मॉडर्नाइजेशन और ट्रेनिंग, हमारे पुलिस फोर्सेस को मॉडर्न बनाना। ये होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है जो सिर्फ नए हथियारों तक सीमित नहीं है, बल्कि डिजिटल टूल्स और टेक्नोलॉजी पर भी फोकस करता है। इस काम को लीड कर रहा है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी BPRND। इनका मकसद है कि हर पुलिस ऑफिसर, चाहे वो एक गांव का कांस्टेबल हो या शहर का एक सीनियर ऑफिसर, टेक लिटरेट हो और मॉडर्न थ्रेट से डील करने के लिए तैयार हो। चौथा पिलर H फॉर ह्यूमन राइट्स एंड द रूल ऑफ लॉ। इंडिया का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, टेररिज्म हैज नो रिलीजन और जस्टिफिकेशन। लेकिन आतंकवाद के खिलाफ हमारा हर एक्शन कानून के दायरे में होना चाहिए। हमारे पास UAPA और PMLA जैसे स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेटिव टूल्स हैं, लेकिन उन्हें बैलेंस करने के लिए प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट भी है। ये बैलेंस जरूरी है ताकि हमारी लड़ाई ना सिर्फ इफेक्टिव हो बल्कि जस्ट और फेयर भी हो। पांचवा पिलर एक और ए है, एटीन्यूएटिंग कंडक्टिव कंडीशंस। इसका मतलब है आतंकवाद की जड़ यानी रेडिकलाइजेशन पर प्रहार करना। यह काम कम्युनिटी एंगेजमेंट के थ्रू किया जाता है। हम मॉडरेट लीडर्स और NGO के साथ मिलकर एक्सट्रीमिस्ट नैरेटिव्स को काउंटर करते हैं। हमारे पास रेडिकलाइज्ड यूथ के लिए एक ग्रेडेड रिस्पॉन्स है, जहां फोकस सिर्फ सजा देने पर नहीं बल्कि डी रेडिकलाइजेशन और साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन पर भी होता है। जम्मू एंड कश्मीर में सरकार ने भटके हुए नौजवानों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए ऐसे कई प्रोग्राम्स शुरू किए हैं। छठा पिलर, तीसरा ए है अलाइनिंग इंटरनेशनल एफर्ट्स। देखिए, टेररिज्म एक ग्लोबल नेटवर्क है, तो इससे लड़ने के लिए ग्लोबल कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। हम म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटीज और एक्सट्रेडिशन ट्रीटीज जैसे टूल्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि आतंकवादियों को दूसरे देशों से वापस लाकर उन पर मुकदमा चलाया जा सके। हम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF के साथ भी क्लोजली काम करते हैं। FATF एक ग्लोबल वॉचडॉग है जो टेरर फाइनेंसिंग रोकने के लिए स्टैंडर्ड सेट करती है। इससे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की फाइनेंशियल लाइफलाइन काटी जा सकती है। और आखिरी पिलर, R फॉर रिकवरी एंड रेजिलियंस। ये पिलर इस बात को मानता है कि एक टेरर अटैक के बाद के हालात भी उतने ही डैमेजिंग हो सकते हैं जितना कि अटैक खुद। इसलिए हम एक होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच फॉलो करते हैं। इसमें साइकोलॉजिस्ट और कम्युनिटी लीडर्स को शामिल किया जाता है ताकि विक्टिम्स और उनकी कम्युनिटीज को आगे बढ़ने में मदद मिल सके और साइकिल्स ऑफ वायलेंस को रोका जा सके। 26/11 मुंबई अटैक्स के बाद पूरे शहर ने एक साथ आकर कम्युनिटी रेजिलियंस का एक बहुत शक्तिशाली उदाहरण पेश किया था। तो चलिए क्विक रिवीजन करते हैं इस समरी टेबल से। P फॉर प्रिवेंशन, फोकस है इंटेलिजेंस गाइडेड प्रोएक्टिविटी पर और की प्लेयर्स है MAC और JTFI। R फॉर रिस्पॉन्स, फोकस है स्विफ्ट एंड प्रोपोर्शनेट एक्शन पर, जिसके की एक्टर्स हैं NSG और लोकल पुलिस। H फॉर ह्यूमन राइट्स, फोकस है रूल ऑफ लॉ पर, जिसके लिए UAPA और NHRC जैसे इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं। और A फॉर अलाइनिंग इंटरनेशनल एफर्ट्स, यहां हम MLAT और FATF जैसे टूल्स से ग्लोबल कोऑपरेशन बढ़ाते हैं। हमने सारे पिलर्स समझ लिए, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस पॉलिसी को इतना बड़ा मील का पत्थर क्यों माना जा रहा है? ऐसा क्या है इसमें जो इसे एक रियल गेम चेंजर बनाता है? प्रहार के एक लैंडमार्क पॉलिसी होने के 3 बड़े कारण हैं। पहला, ये टेररिज्म पर इंडिया के जीरो टॉलरेंस स्टैंस को ऑफिशियली डिक्लेयर करता है। इसमें कोई एम्बिग्विटी या ग्रे एरिया नहीं है। दूसरा, ये एक डिसाइसिव शिफ्ट है फ्रॉम बूट्स ऑन द ग्राउंड टू बिट्स इन द क्लाउड। मतलब फोकस अब सिर्फ फोर्स पर नहीं बल्कि प्रोएक्टिव इंटेलिजेंस और सर्वेलेंस पर है। और तीसरा और शायद सबसे इंपॉर्टेंट, ये विक्टिम्स को हमारी काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी के सेंटर में लाता है। पहली बार विक्टिम सपोर्ट को नेशनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का एक कोर कंपोनेंट बनाया गया है। ये सच में एक होलिस्टिक अप्रोच है। देखिए, प्रहार एक शानदार शुरुआत है, लेकिन काम अभी पूरा नहीं हुआ है। इस पॉलिसी को जमीन पर सफल बनाने के लिए कुछ क्रिटिकल रिफॉर्म्स की जरूरत है। चलिए उन पर एक नजर डालते हैं। तो आगे का रास्ता क्या है? यह पॉलिसी खुद कुछ जरूरी रिफॉर्म्स को हाईलाइट करती है। पहला, हमें अपने स्टेट एंटी टेरर स्क्वाड्स यानी ATS को और मजबूत करना होगा। उनके स्ट्रक्चर और इन्वेस्टिगेशन मेथड्स में एक यूनिफॉर्मिटी लानी होगी। दूसरा,
हमें लीगल एक्सपर्टीज को एनहेंस करना होगा। लॉयर्स को एफआईआर स्टेज से ही इन्वॉल्व करना होगा ताकि आतंकवादियों के खिलाफ स्ट्रॉन्ग लीगल केसेस बनाए जा सकें। और तीसरा, हमें एक अडेप्टिव लीगल रिजीम चाहिए, यानी ऐसे कानून जो एआई ड्रिवन डीप फेक्स जैसे नए खतरों से निपटने के लिए तेजी से बदल सकें। ये रिफॉर्म्स आसान नहीं है, लेकिन प्रहार की सफलता के लिए ये बेहद जरूरी है। तो इस पूरी चर्चा के बाद मैं एक सवाल के साथ इस सेशन को खत्म करना चाहता हूं, जिसके बारे में आप सोच सकते हैं। मेंस आंसर राइटिंग के लिए ये एक बहुत अच्छा टॉपिक हो सकता है। क्या डी रेडिकलाइजेशन और कम्युनिटी एंगेजमेंट की तरफ ये नया शिफ्ट स्लीपर सेल्स को रोकने में ट्रेडिशनल हार्ड सिक्योरिटी अप्रोच से ज्यादा इफेक्टिव है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। अगर आपको यह विश्लेषण हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आगे भी ऐसे इन डेप्थ लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।